गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको व्यवसायी पूर्वानुमान की आज टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। पूर्वानुमान लगाने के लिए, व्यवसाय के लिए जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनके लिए किन किन विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यवसायी पूर्वानुमान की जो व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं, अवैज्ञानिक विधियाँ, उनके बारे में बताया था, जिसमें मुख्य रूप से विवादकों की राय, कार्यकर्ताओं की राय, बाजार शोध विधि, विशेषज्ञों की राय शामिल थी। इन विधियों में विभागों की राय में विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। कार्यकर्ताओं की राय में कार्यकर्ता जो होते हैं, जैसे अगर सेल्स पूर्वानुमान है, सेल्स के लिए पूर्वानुमान लगाना है तो सेल्समैन की राय ली जाती है। उत्पादन के लिए पूर्वानुमान लगाने के लिए फोरमैन और सुपरवाइजर की राय के आधार पर पूर्वानुमान लगाना। विशेषज्ञों की राय, इसमें हर विभाग के विशेषज्ञ, हर सब्जेक्ट की और एरिया के विशेषज्ञ होते हैं जो अपनी राय देते हैं, जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। और बाजार शोध विधि से मार्केट सर्वे किया जाता है। मार्केट में उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन, प्रतियोगिता, सरकारी नीतियों का अध्ययन करके पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो ये जो विधियाँ हैं, ये व्यावसायिक पूर्वानुमान की जो विधियाँ हैं, अवैज्ञानिक विधियाँ हैं। ये विधियाँ व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ कहलाती हैं, जो कि सरल है, आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इन पूर्वानुमानों की सबसे बड़ी ये कमी है कि जो भी व्यक्तिगत जो विचारधारा है उससे प्रभावित होती है। अगर व्यक्तिगत आशावादी है तो हर चीज़ के वो पूर्वानुमान जो लगाएगा वो अधिक पूर्वानुमान लगाएगा, मतलब बढ़ चढ़ के पूर्वानुमान लगाते हैं। और निराशावादी जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का आंकलन या मूल्यांकन कम करेंगे, मतलब कम पूर्वानुमान लगाते हैं। दूसरा, इसमें क्योंकि आंकड़े और तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान नहीं लगाए जाते, केवल अपनी राय, अनुभव और शोध के आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, तो ये पूर्वानुमान कई बार अशुद्ध और असत्य भी सिद्ध होते हैं। इसलिए पूर्वानुमान लगाने के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधियों के साथ साथ सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको सांख्यिकी विधियों के बारे में बताऊंगी। सांख्यिकी विधियाँ वैज्ञानिक विधियाँ भी कहलाती हैं। इन विधियों में तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषण करके, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी सांख्यिकी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि काल श्रेणी विश्लेषण है, टाइम सीरीज एनालिसिस, बाह्य गमन विधियाँ, ठीक, इसमें हम प्रयोग में लाएंगे। बाह्य गणन या गणितीय प्रक्षेपण विधियाँ, प्रतीक गमन, रिग्रेशन एनालिसिस, व्यवसाय मापक यंत्र, इसमें इंडेक्स नंबर वगैरह प्रयोग में लाए जाते हैं। और आधुनिक अर्थमितीय विधियों के द्वारा हम आंकड़ों का विश्लेषण करके, इसमें से किसी एक या एक से अधिक विधि को प्रयोग में लाके आंकड़ों का विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक एक विधि हम डिटेल में करेंगे। पहली विधि है व्यवसाय मापक यंत्र। व्यवसाय मापक यंत्र, जिसको व्यावसायिक सूचकांक, बिजनेस इंडेक्स और बैरोमीटर या अर्थ मापक यंत्र विधि के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें व्यावसायिक जो हमारे पे सूचकांक है, इंडेक्स नंबर, उनकी रचना की जाती है, ठीक, और जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं, ये व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं उसमें क्या होगा। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसे पता चल जाएगा कि वो बढ़ रहा है तो मूल्य बढ़ेंगे। या कृषि उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट की है, अगर वो बढ़ रही है तो व्यक्तियों की आय बढ़ रही है, तो आय बढ़ने से मांग बढ़ सकती है। तो इस तरह से पूर्वानुमान लगाकर जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं, तो इसलिए इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि व्यवसाय में क्या प्रवृत्ति हो सकती है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जो ये सूचकांक है, इंडेक्स नंबर, ये कई स्तर पर लगाए जाते हैं। एक तो सामान्य पूर्वानुमान इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि व्यवसाय मापक यंत्र सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे लगे रहते हैं, जैसे इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह। और विशिष्ट व्यवसाय या उद्योग से संबंधित सूचकांक, किसी पर्टिकुलर उद्योग के सूचकांक, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। उस उद्योगों में जितनी भी व्यावसायिक इकाइयाँ अपनी पूर्वानुमान लगा सकती है। और व्यक्तिगत स्तर पर भी सूचकांक तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक फर्म जो होती है, अपनी विशिष्ट फर्म अपने लिए परिवर्तन क्या हो रहा है उसके लिए पूर्वानुमान सूचकांक बनाती है इंडेक्स में, जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं।
तो यह विधि अगर देखें तो बहुत उपयोगी विधि है। इसमें भावी परिवर्तन के उच्चावचन का सही तरीके से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और विभिन्न स्तरों पर पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। परंतु इस विधि की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि एक सीमा तो यह है कि कई बार पूर्वानुमान अशुद्ध व गलत हो सकते हैं। अगर सूचकांक की गणना में कुछ कमी रह गई है तो उससे पूर्वानुमान भी सही नहीं निकलेंगे। और सूचकांक के निर्माण में अगर अशुद्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तो पूर्वानुमान भी अशुद्ध और भ्रमात्मक होंगे। और ये केवल भूतकालीन परिस्थितियों के प्रतीक होते हैं। इसके आधार पर लगाए गए पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता और उनको रखने के लिए उसमें संशोधन करना पड़ता है, जो थोड़ा जटिल कार्य हो जाता है। तो व्यावसायिक मापक यंत्र को वायु मापक यंत्र से बोलते हैं। जैसे मौसम विभाग में होते हैं ना कि संकेत इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं बारिश होगी, अगर इंडिकेटर्स के द्वारा वो पूर्वानुमान लगाते हैं मौसम संबंधी, ऐसे ही इन इंडिकेटर्स के द्वारा व्यावसायिक संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। दूसरी विधि है काल श्रेणी विश्लेषण। काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस। इस विधि के अंतर्गत हमें समय के आधार पर समंक आंकड़े तथ्य होते हैं, जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। इसमें काल श्रेणी विश्लेषण की ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है और इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब विगत वर्ष के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो और उसमें एक सुनिश्चित प्रवृत्ति देखने को मिले। किसी भी जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। उसमें एक तो मौसमी परिवर्तन होते हैं, मौसम के कारण, जैसे सर्दी गर्म के, अगर किसी वस्तु की मांग है तो सर्दियों में ऊनी वस्तुओं की मांग होगी और गर्मियों में जैसे आइसक्रीम वगैरह की, तो मौसम में परिवर्तन के कारण भी आंकड़ों में परिवर्तन हो सकते हैं। और कुछ सीजनल जिनको सीजनल कहते हैं, कुछ साइक्लिकल होते हैं, चक्रीय, जैसे तेजी मंदी के कारण, ठीक है। कुछ रैंडम वेरिएशन भी हो जाते हैं, बिना किसी रीज़न के ऐसी परिवर्तन कम ज़्यादा मांग हो जाती है, उनको यादृच्छिक परिवर्तन बोलते हैं। और एक परिवर्तन होते हैं प्रवृत्ति, जिसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड देखने को मिलती है जिसके। तो अगर इसमें से अगर हम ये सीजनल और चक्रीय और यादृच्छिक परिवर्तन जो है, रैंडम वेरिएशन, उनको हटा दें तो जो प्राप्त होता है वो एक ट्रेंड प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, मतलब किस प्रकार से उत्पादन बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ट्रेंड क्या है, बढ़ने की ट्रेंड है या घटने की। इसी प्रकार से उसमें से जो सीजनल रीजन हम हटा देते हैं, या डिमांड बढ़ रही है तो उसकी क्या ट्रेंड है, उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति जो होती है, दीर्घकालीन जो पूर्वानुमान होते हैं, उसमें ये साइक्लिकल और रैंडम सीजनल परिवर्तन कम देखने को मिलते हैं। उसमें जो मेन परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इस दीर्घकालीन प्रवृत्ति को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए 4 विधियां प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या होती है, किसी भी काल श्रेणी में दीर्घकाल में 2 समय के बीच मूल्य के बढ़ने या घटने अथवा सामान्य रहने की प्रवृत्ति से है। 2 समय मतलब टाइम पीरियड्स में 2 भागों में बांट के हम देख लेते हैं कि उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार है। और इसमें हम विभिन्न विधियों को प्रयोग में लाते हैं जो किस प्रकार है। सबसे पहली विधि है इसमें बिंदु रेखीय विधि, अर्धमाध्य विधि, चल माध्य विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। ये जो विधियां हैं वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने की विधियां हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट विधि जो है वो मुक्त हस्तरेखा विधि है। इस विधि में क्या होता है, जैसे आप अगर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक रेखा चित्र की सहायता से हम पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें ईयर्स गिवन है और प्रोडक्शन गिवन है। जैसे 2001 में कितना प्रोडक्शन था, 20 मिलियन टन था, 2002 में 22 था, 3 में 24, 4 में 21, 5 में 23 टन था, 2006 में 25 मिलियन टन, 2007 में 23 और 26 मिलियन टन 2008 में। तो अगर इन आंकड़ों को अगर हम ग्राफ पर
अगर हम दिखाएं दर्शाएं तो नीचे जो, क्योंकि प्रोडक्शन किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर, तो समय जो है इसमें आश्रित या समय जो है इंडिपेंडेंट चर है, ठीक है, स्वतंत्र चर है, और जो प्रोडक्शन समय पर निर्भर है तो प्रोडक्शन क्या है, आश्रित और निर्भर चर है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चर होता है, स्वतंत्र चर, उसको हम नीचे दिखाते हैं एक्स अक्ष पे दिखाते हैं। तो 2001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 हमने लिख दिया। और वाई अक्ष पर हम दिखाएंगे जो निर्भर चर है, ये डिपेंडेंट जो प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन अगर आप देखिए तो 20, 24 और मैक्सिमम प्रोडक्शन 26 है। तो इसमें हमने 2-2 का गैप लेके बनाया है, या 3-3 का गैप भी लेके भी हम बना सकते हैं। तो शुरू में हमने 19 से स्टार्ट किया, और एक तो इसमें 2001 में जो प्रोडक्शन देखे तो कितना था, 20 जहाँ पर है वो दिखा दिया। फिर 2002 में 22, तो 21 के ऊपर 22, इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। 2003 में 24 हो गया मैक्सिमम। 2004 में 21, ये मिनिमम है, नीचे लाइन चली गई। फिर इन सबको हम मिला देंगे तो ये लाइन अप डाउन ऊपर नीचे वाली लाइन इसमें बन रही है, जो कि ठीक है। उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, उसमें ये वेरिएशन कम करेंगे, ऊपर के और नीचे के इस तरह से लाइन खींची जाती है कि ऊपर और नीचे के वेरिएशन का जो योग है प्लस और माइनस, ऊपर वाले जो है वो लाइन जो खींचेंगे ऊपर वाले जो है वो ज़्यादा शो करे और नीचे वाले जो कम है, मतलब एक बीच की लाइन ट्रेंड बना के लाइन खींचते हैं। तो एक लाइन जैसे अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो वेरिएशंस हैं जो ऊपर कम है और नीचे वाले हैं जो वेरिएशंस है वो कुछ हद तक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या कहलाएगी, दीर्घकालीन प्रवृत्ति लाइन। इस लाइन को देखो ऐसे ना, जैसे अपोर है तो उसमें डिफरेंस देखा, फिर नीचे आया डिफरेंस, ऊपर गया, जो लाइन के ऊपर वाले जो डिफरेंस है और नीचे वाले डिफरेंस है उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यह है जो इसमें हम बस इसकी सरल विधि है, लेकिन इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रेंड लाइन है हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग खींच सकता है और व्यक्तिगत पक्षपात को भी प्रभावित करती है, मतलब इसमें। और ये इस तरह से लाइन बड़ी अनुभव के आधार पर अभ्यास की आवश्यकता होती है, मतलब आप सही तरीके से दीर्घकालीन प्रवृत्ति की लाइन खींच सकें। इसमें केवल ये भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि जो हमने दीर्घकालीन प्रवृत्ति की लाइन खींची है वो पुराने आंकड़ों को ध्यान में रख के तो खींची है, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं है, कोई सांख्यिकी विधि प्रयोग में, प्रॉपर विधि प्रयोग में करके लाइन नहीं ड्रॉ की गई है। तो इसमें जस्ट रेखा चित्र, इसलिए इसको रेखा चित्र विधि बोलते हैं, इसको थोड़ा हम कम प्रयोग में लाते हैं। दूसरी विधि है अर्धमाध्य विधि। इस विधि में ऐतिहासिक अंकों की काला अनुक्रम से 2 समूह में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक 2 भागों में बांट देंगे जो आंकड़े हैं, और प्रत्येक विभाजित अवधि के केंद्र में रखा जाता है। जब विषम संख्या होती है तो बीच वाली छोड़ देते हैं, तब सबको विभाजित करते समय बीच के वर्ष को छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर 7 वर्ष है तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, 3 और नीचे वाले 3, और बीच वाला वर्ष छोड़ देंगे। 6 वर्ष के आंकड़े हमें उपलब्ध है तो 3-3 में अपने आप बढ़ गए, तो ऊपर वाले 3 में बांटे उसका हम माध्य निकाल लेंगे, माध्य वाला मीन निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करके, अगर तीनों का प्रोडक्शन जो गिवन है उसको जोड़ के, और ऐसे ही नीचे वालों को, और उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें उदाहरण में आप देख रहे हैं कि 2004 में सेल्स 39.2 थी, 2005 में 48.8, 2006 में 65.8 है, 2007 में 78 है, 2008 में 95 है, 2000 में 91.7 करोड़ है और 2010 में 112.5 करोड़ है। सेल्स गिवन है 7 ईयर्स की। तो ये विषम संख्या है, ओड है, तो इसमें हम 2 भागों में बांटेंगे। तो बीच वाला वर्ष कौन सा है, 2007, तो 2007 को छोड़ के हम इसके माध्य की गणना करेंगे। तो इसमें अर्धमाध्य विधि से प्रवृत्ति की ज्ञात करनी है। तो ये हमने आंकड़े लिख दिए टेबल में, 2004, 5, 6, उसके सामने सेल्स दे दिए, तो ऊपर की 3 ले लिए, नीचे के 3, बीच वाला छोड़ दिया 78, ठीक है। तो जो 3 वर्ष की जोड़ेंगे 4, 5 और 6, तो सेल्स कितनी आई है, टोटल सेल्स कितनी आई है 153.8। तो ये 3 वर्ष की है, अगर ये 4 वर्ष होते तो 4 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सेमी एवरेज कितनी आएगी 51.266, ठीक है। सेमी मतलब क्योंकि सेमी वर्ड इसलिए क्या कि अर्ध 2 भागों में बांट के इसको हम कर रहे हैं, पूरे 7 साल का माध्य नहीं है, ये आधे वर्षों का माध्य है, ठीक है। उसके बाद 2008, 9 और 10 को हम जोड़ेंगे, सेल्स 3 साल की, तो 299.2।
तो 3 साल की सेल है, इसको 3 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 99.733, और इसको बीच के वर्ष के सामने रखेंगे, 3 वर्षीय 5 वर्षीय, इस तरीके से निकालते हैं हम चल माध्य। तो ये 2004 और 5 की एवरेज सेल है कितनी है 51.266, मतलब 4 में 39.2 थी, 5 में 48.8 है और 2006 में 65.8 है। तो इसका एवरेज कितना है 51.266, और इसको 2005 के सामने रख देंगे। इसी प्रकार 8, 9 और 10 की जो तीनों सालों की एवरेज कितनी है ये 99.733, तो इसको 2009 के सामने रख देंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। मतलब पहले वाले आंकड़ों को तो हमने ग्राफ पे दिखा दिया, और जो लाइन खींची है वो रैंडमली नहीं खींची जैसे पहले वाली विधि में खींची थी। इसमें जो ये सेमी एवरेज दिखा दी हमने 2005 में कितनी है और 2009 में, इन दोनों बिंदुओं को मिला के जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी दीर्घकालीन प्रवृत्ति रेखा। और उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम 12 का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और 13 के लिए भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये जो विधि है ये विधि है हमारी अर्धमाध्य विधि, ठीक है। तो इसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। मतलब अब जैसे 10 की है, इसको जैसे समझिए बिक्री, इसमें दिए बिंदुओं गुजरती रेखा 2011 की बिक्री अगर इसको आगे बढ़ाएं और नीचे लाइन लाएंगे तो 2011 की बिक्री कितनी आएगी 121.0 करोड़। तो 2012 के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो यह विधि सांख्यिकी विधि है, इसमें माध्य का प्रयोग करते हुए हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये तो अर्धमाध्य विधि है, इसमें हमने 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। और एक विधि चल माध्य विधि और बता देती हूँ मैं आपको। चल माध्य विधि ये भी 3 वर्ष 5 वर्ष के इवन ओड नंबर में लेते हुए हम इसमें पूर्वानुमान लगाएंगे, 3 वर्ष या 5 वर्ष, ठीक है। चल माध्य मूविंग एवरेज, इस विधि में क्या करते हैं जैसे आप देखोगे वो सिंपल है। इसमें भी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून की है। अगर 3 माह का चल माध्य और 2 माह का चल माध्य निकालना है, ये 4, 5 क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कैसे निकालना है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर सपोज 3 माह के चल माध्य निकालना है तो 3 महीने की जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 3 महीने, फिर अगला छोड़ देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके चल मूविंग एवरेज निकालते हैं। देखो जैसे जनवरी में 200 है, 300 है और मार्च में 200 है, तो पहले हाफ पार्ट कर लेते हैं, इसमें 3 महीने का निकालना है। तीनों का 200, 300 और 500, 700 हो गया। 700 को 3 से डिवाइड करेंगे 233 आएगा, वो कहाँ रख देंगे फरवरी के सामने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जनवरी को छोड़ देंगे, फिर किसका लेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने की जो डिमांड है उसको जोड़ देंगे, 300, 200, 400, टोटल कितना, जो टोटल आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 300, ठीक है। इसी प्रकार फिर अगली बार फिर मार्च को फरवरी को छोड़ देंगे, फिर मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों का टोटल करेंगे 200, 400, 500, 900, 1100, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, अप्रैल के सामने लिखेंगे 367। ऐसे ही मई का करेंगे। जब हम 3 का लेंगे तो एक नीचे का छूट जाएगा, एक उसका, तो इस तरह से ही चल माध्य है। और इसको ग्राफ के पे हम इस लाइन को खींचेंगे तो इससे हमें रेखा प्राप्त होगी। मतलब एवरेज का एवरेज करते हैं तो उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो पहली वाली विधि है उससे बेटर है, इसमें और जो वेरिएशंस चेंजेस है, मतलब जो वेरिएशन हो सकते हैं एक्चुअल से, उनको कम करते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है। और जैसे अगर 2 मंथ्स का लेना है तो जनवरी फरवरी का टोटल करेंगे तो 500 हो गया, 200, 300, 500, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा, तो उसको फरवरी के सामने रख दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम फिर क्योंकि चल है तो जनवरी छोड़ देंगे, फिर फरवरी मार्च का टोटल लेंगे तो 300, 200, 500 आ जाएगा, 250 हो गया, उसको मार्च के सामने रख दिया। फिर फरवरी छोड़ देंगे तो मार्च अप्रैल का टोटल लेंगे, 600 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 300 आएगा, ठीक है। तो उसको फिर उसके सामने हमने रख दिया अप्रैल के सामने 300, तो इसका 2 मंथ एवरेज हो गया। और इसको भी मूविंग एवरेज सेंटर्ड, इसको हम सेंटर्ड में 3 मंथ्स मूविंग एवरेज और 2 मंथ्स मूविंग एवरेज निकाल के फिर हम इसके आधार पर ग्राफ बनाकर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये विधि जो होती है इसमें थोड़े से जो भी अगर आकस्मिक परिवर्तन वगैरह हैं तो बराबर हो जाते हैं, तो मामूली परिवर्तन ही इसमें रह जाते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम दीर्घकालीन जो ट्रेंड है उसका आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है न्यूनतम वर्ग विधि। यह विधि सबसे सर्वोत्तम और सरल विधि है। इसको हम इसमें एक सर्विक उपयुक्त रेखा खींची जाती है जिसके आधार पर पूर्वानुमान
लगाते हैं। इस विधि को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। इस विधि में जैसे वाई जो है सेल्स है उसका पूर्वानुमान लगाना है और एक्स क्या है समय। तो अगर हमें वाई की वैल्यू ज्ञात करने की एक्स के आधार पर हम पूर्वानुमान लगाएंगे और इसमें 2 गणितीय समीकरण है जिसकी सहायता से पूर्वानुमान लगाया जाता है।